हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आप सबका अपने पाइवॉन्ट क्लासेस में। और डियर दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत खतरनाक और बहुत अमेजिंग चैप्टर है। भाई इतना मजेदार चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। 9th क्लास में ये आता भी है बट वहां पर उतना मजा नहीं आता क्योंकि बच्चा आधे से ज्यादा बच्चा रटता है, उस चीज को समझता नहीं है। लेकिन क्लास 11th में ये एकदम दिमाग खोलने वाला चैप्टर है। इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और ये कुछ आपको बातें 9 से रिलेट करता है और कुछ बातें आपको 11th में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए मिलेंगी। और मैं ये बात आपको गारंटी से देता हूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, पूरा पूरा समझ लोगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी फिट हो जाएंगी जिन्हें आप देखकर बोलोगे कि भाई फिजिक्स में वास्तव में दम है। यानी फिजिक्स ऐसी चीज है कि जो दिमाग खोल देगी सारी चीजें। तो भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है चैप्टर का? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। बट हम जो इसमें पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, ऐसा मोशन पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन में बात करेगा। एक्चुअली जो मोशन होता है वो कई टाइप का होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, बहुत टाइप का मोशन होता है। बट 11th क्लास में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फोकस रहेगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर हम बात करें। बट एक्चुअली में जब हम इसके बेसिक पर जाते हैं कि सर पहले बेसिक बातें तो बताओ इसके बारे में, तो सबसे पहली बात आती है कि सर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। और ये बात आप अभी खुद थोड़ी देर बाद बोलोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ही नहीं। एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो किसमें है? मोशन में है। ऐसी बात आप बोलोगे और फिर मैं आपको उसका रीजन भी समझा रहा हूंगा कि भाई क्यों एवरीथिंग इज मूविंग, है ना। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपके दिमाग में डाल दूं, फिट कर दूं। तो जब हम फिजिक्स के अंदर इस चीज को पढ़ते हैं कि मोशन क्या है सर, है ना, मोशन की बात आती है, तो एक ब्रांच आती है फिजिक्स की जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, या कह सकते हैं साइंस की वो ब्रांच है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डील करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में, या ऑब्जेक्ट की कंडीशन पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और रेस्ट में। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट और मोशन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है, इस बारे में जो साइंस बताएगी, उस साइंस का नाम हमने क्या कहा है बेटा? मैकेनिक्स साइंस कहते हैं उसको फिजिक्स के अंदर। तो इसमें दिमाग पे इतना जोर मत डालो, अभी आगे समझते हैं। ये जो फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, अब इसको भी हमने 3 बातों पर डिवाइड कर देंगे, ध्यान से समझना बेटे। भाई एक होती है काइनेमैटिक्स, ठीक है जी, काइनेमैटिक्स। दूसरी होती है स्टैटिक्स, और तीसरी होती है आपकी भाई साहब, जो थर्ड वाली होती है वो होती है आपकी डायनेमिक्स, ठीक है। ये 3 होती है, 3 टाइप की है। इस ये जो आपकी मैकेनिक्स है 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है। तो काइनेमैटिक्स में समझ में आ रहा है बेटा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन में होगा? आप बोलो सर काइनेमैटिक्स तो तब आता है जब काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है। तो ये जो काइनेमैटिक्स फिजिक्स है, यानी इसी को मान लो कि काइनेमैटिक्स जो फिजिक्स है वो ऑब्जेक्ट की मोशन पोजीशन पर बात करेगी। स्टैटिस्टिक्स केस पर बात करती है, तो आप बोलोगे स्टैटिस्टिक्स का मींस होता है सर जी रेस्ट पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्या है? रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के बारे में बात करती है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आती है सर डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या है सर? डायनेमिक्स वो फिजिक्स है जो बताती है द कॉज। कॉज क्या है सर? रेस्ट या मोशन होने का जो कॉज है वो क्या है। एक्चुअल में कॉज का मींस क्या है? यानी ये जो डायनेमिक्स है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, वो डील करती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है या रेस्ट में क्यों है। इट मींस देखो, अभी मान के चलो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था भाई, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई सर एक क्या है? स्टोन है जो रखा हुआ है। अब मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, ध्यान से समझते चलना, दिमाग में बिठा दूंगा, ये गारंटी है। अब जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा सर जी? जैसे ही फोर्स लगाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होकर इधर आ गया। और अगर मैं इस पर कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस रूप से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई इसके पीछे का रीजन क्या था? कॉज क्या था? इसके मोशन में आने का कॉज क्या था? तो आप बोलोगे सर जी फोर्स। क्या था? फोर्स। यानी फोर्स वो कॉज है जो इसको किसमें लेकर आ रहा था? मोशन में लेकर आ रहा था। अब इसी को हम ऐसे समझे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे आप बाइक चला रहे चला रहे चला रहे चला रहे, इधर सामने देखा कि भाई इधर तो खड्डा आ गया। अब आपको अपनी बाइक जो है वो ब्रेक मारनी है।
अब ब्रेक जब आपने मारा तो ब्रेक का मीन्स क्या होता है, आपने एक एंटी फोर्स अप्लाई किया, बोलो हाँ या नहीं, आपने एक एंटी फोर्स अप्लाई किया, तो इसका मीन्स क्या है सर जी, फिर से आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो यही जो कॉज है, जो फिजिक्स के अंदर हम इनको डील करेंगे, उस फिजिक्स का नाम क्या है, डायनेमिक्स है। बोलो तीनों बातें समझ में आई? तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। भाई हमने कहा सर मोशन की जब भी बात आएगी, जब भी हम रेस्ट और मोशन पोजीशन की बात करेंगे, तो फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर ये बात होगी उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस दैट डील्स विद द रेस्ट और मोशन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये तीन टाइप की होती है, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है स्टैटिस्टिक्स और तीसरी होती है डायनेमिक्स। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, मोशन में, जो मोशन पोजीशन के बारे में डिफाइन करेगा, या जिस फिजिक्स के अंदर, है ना, ध्यान से समझना, फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन पोजीशन की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सर ये रेस्ट पोजीशन के बारे में बताते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। और तीसरी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, डायनेमिक्स। तो ये क्या सर, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन पोजीशन के पीछे क्या रीजन रहा है, ये बात हमको बताती है। इतना सिंपल सा है, बात समझ में आ गई। अब जैसे ये समझ में आ जाती है तो एक्चुअल में हम बात कर लेते हैं रेस्ट की। व्हाट इज द रेस्ट? अब बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ध्यान से समझना, इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, ठीक है, इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से समझना, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो किस में होती है, रेस्ट में। अब मैं आपको यही दिमाग में आपके डालूंगा कि एक्चुअल में जो आप रेस्ट समझ रहे हैं, वो रेस्ट केवल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। और अभी आप खुद बोलोगे कि सर ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना आप लोग, ये आप अभी क्या नजर आ रहा है आपको, ये बोर्ड, आप बोलोगे सर ये तो रुका हुआ है, तो ये किसमें है, रेस्ट में। लेकिन अभी खुद बोलोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। एक्चुअल में मैं आपको यह बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान से समझो। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल यह है कि आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं, बाइक चल रही है और एक बंदा कहां है, बाहर आपका बैठा है या बाहर खड़ा है, वो कहीं रोड पर खड़ा है, ठीक है। अब दो कंडीशन, मेरी बात समझना, जब आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं तो जो बाइक चला रहा है और जब आप उसके पीछे बैठे हैं, तो बताइए मुझे कि आप उस बाइक पर बैठे हुए रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? किसके अकॉर्डिंग? उस ड्राइवर के अकॉर्डिंग देखो। तो अगर ड्राइवर के रेस्पेक्ट में देखोगे, ड्राइवर के रेस्पेक्ट में देखोगे, तो आप दोनों किसमें हो, रेस्ट में। आपके रेस्पेक्ट में ड्राइवर रेस्ट में है और ड्राइवर के रेस्पेक्ट में आप किसमें है, रेस्ट में है। समझ में आया? लेकिन जो बंदा, जो तीसरा बंदा कहां पर खड़ा है, सड़क पर खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है सर, बाइक चल रही है, और जब बाइक चल रही है तो बाइक पर आप दोनों चल रहे हैं और आप दोनों चल रहे हैं, तो मींस उसके रेस्पेक्ट में आप किसमें हैं, मोशन में। तो एक्चुअल में जो रेस्ट पोजीशन है, समझ में आया, जो रेस्ट पोजीशन है वो सर क्या है, वो सर केवल टाइम पर डिपेंड नहीं करती, वो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अभी यहां पर देखो मैं खड़ा हुआ, या आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसमें हैं भैया, बैठकर देख रहे हैं। जब आप बैठकर देख रहे हैं तो आप अर्थ के रिस्पेक्ट में बताओ किसमें हो। अर्थ तो चल नहीं रही आपके रिस्पेक्ट में, मैं ऐसे खड़ा हो गया। अब बताओ अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या मैं मोशन में हूं या रेस्ट में? तो आप बोलोगे सर अर्थ के रिस्पेक्ट में तो हम रेस्ट में हैं। लेकिन यही चीज जब मैं स्पेस से देखने जाऊंगा, भाई स्पेस से देखने जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर ये रही अर्थ और ये रहा स्पेस। जब मैं स्पेस से इस अर्थ को देखूंगा तो अर्थ लगातार घूम रही है, गोल 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 गोल, और अर्थ पर रखी हर वो चीज क्या कर रही है, घूम रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर स्पेस से मैं खुद को देख रहा हूं तो क्या मैं रेस्ट में होऊंगा या मोशन में होऊंगा? आप बोलोगे सर अगर अर्थ घूम रही है तो मैं भी अर्थ के रेस्पेक्ट में घूम रहा हूं, तो इसका मीन्स है कि मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं किस में हूं, मोशन में हूं। इट मीन्स क्या समझ में आता है कि सर हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर रखी हुई है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, बट अगर उसको हम कहां से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो वो किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है।
तो सिंपल सी बात है कि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पूछे कि रेस्ट क्या होता है, तो आप लिखना तो यही है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वो किस में होता है, रेस्ट में। बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग्स, ये किस पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग्स पर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। सराउंडिंग्स एंड ऑब्जर्वर ऑल्सो लिख देना कि ये जो है किस पर डिपेंड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स एंड, या और करके लिख दो ऑब्जर्वर पर, ठीक है, कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है भैया, ये बताओ मुझे कि ऑब्जर्वर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बैठे। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो और मैं बाहर से आपको देख रहा हूं, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में, या ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो हर एक यात्री है जो आपके पास बैठा हुआ है, वो क्या है सर, रेस्ट में है। बट अगर बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और मोशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मोशन का मीन्स होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लुक एट मी, मैं बार बार या तो इधर जा रहा हूं या फिर इधर जा रहा हूं, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं बार बार, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, आपको समझाने के लिए। तो ये किस में हो गया सर जी, मोशन में हो गया। बट ऐसा कह सकते हैं कि मोशन और जो रेस्ट है वो आपस में एक रिलेटिव टर्म है। एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो वो किसमें है, मोशन में ही है। अब बात ये आती है, इतनी बात समझ में आ गई, अगर क्लियर हो गया हो तो आप लिख सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। कैसी टर्म्स है बेटा, रिलेटिव टर्म्स हैं जो डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वर पर एंड सराउंडिंग्स पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, और बेहतरीन से समझा रहा हूं मैं आपको। मान के चलो मैं भी चल रहा हूं और एक बंदा दूसरा भी चल रहा है, और हम दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं तो ये भी 20 की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों की स्पीड कांस्टेंट होगी। अब हम यहां दोनों चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके रेस्पेक्ट में अगर ये मुझे देखे और मेरे रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूं, तब भी हम किस में है, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा जिसकी चाल कुछ और है, जिसकी स्पीड कुछ और है, अगर वो बाहर से खड़ा हुआ देखे तो हम दोनों चल रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों आपस में देखें तो हम कैसे हैं, रेस्ट में हैं। तो मोशन में होते हुए भी हम किस में हैं, रेस्ट में हैं। हम दोनों चल रहे थे लेकिन मोशन कर रहे थे, बट मेरे रेस्पेक्ट में ये बंदा क्या था, आप बोलोगे सर जी रेस्ट में था, और इसके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में था, क्योंकि हमारी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। और ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेट्रो वगैरह में आप लोगों ने ट्रेवल किया है, तो मेट्रो ऐसे दोनों की अगर कांस्टेंट स्पीड हो जाती है तो सामने लगता है कि ये ट्रेन रुकी हुई है, और उधर से देखते तो लगता है ये ट्रेन रुकी हुई है। ठीक है, ये आप कभी ऑब्जर्व करना कभी गाड़ी में बैठे हुए या फिर ट्रेन में बैठे हुए या मेट्रो में बैठे हुए, कभी ऑब्जर्व करना, अगर दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रही हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये ट्रेन रुकी हुई है, हमारी चल रही है, ऐसा लगता है ये ट्रेन रुकी हुई है, या कभी कभी लगता है दोनों ही रुकी हुई है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सराउंडिंग्स पर और ऑब्जर्वर पर। इतनी बेहतरीन सी बात है। अभी आप कहोगे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, अरे दादा ऐसा तो हमने दिमाग ही नहीं लगाया। लगाओगे भी कहां से, ठीक है, क्योंकि आप पाई बॉन्ड क्लास से नहीं पढ़े ना, अब लगाओगे। अब आप समझोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। ये पेन अगर देखो तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं इसे कहां से जाकर देखूं, स्पेस से जाकर देखूं, तो अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ मैं घूम रहा हूं, तो मेरे साथ ये पेन भी घूम रहा है। इट मींस ये भी किसमें है, मोशन में है। और दूसरी बात, मोशन में होते हुए भी ऑब्जेक्ट किसमें आ सकते हैं, रेस्ट में आ सकते हैं। बोलो कैसी रही, मजा आया कि नहीं, एकदम फटाफट से अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, अगर ये बात समझ में आ गई। तो अब सोचो, इतना इंटरेस्ट जब शुरुआत में ही है तो आगे आने वाली चीजों में कितना इंटरेस्ट होगा। अब खुद दिमाग लगा लो, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। आप खुद बोलोगे सर ये तो चैप्टर ही खतरनाक है भाई, ये तो चैप्टर ही खतरनाक है। अच्छा चलो, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया। मैं आप लोगों से एक और सवाल करता हूं कि जो हमारे आसपास में जो ट्रीज हैं, क्या वो मोशन करते हैं? पेड़ पौधे जो आप देखते हो आपके आसपास में, क्या वो मोशन करते हैं? भाई मोशन का मीन्स केवल चलना ही नहीं होता, ओनली पोजीशन चेंज करना भी होता है। तो आप बोलोगे सर जब हवा चलती है ना, when the air blows their leaves and steams, their leaves, आप बोलोगे सर उनकी जो लीव्स हैं एंड उनके जो स्टीम्स हैं, है ना, वो क्या करती है, इधर उधर मूव करती है ना। लीव्स और उनके जो क्या है सर जी, स्टीम्स है, वो जब इधर उधर मूव करती है तो वो अपना मोशन अपने लीव्स एंड स्टीम द्वारा ही कंप्लीट कर लेते हैं।
दैट्स वाई आप बोलोगे सर जी जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी मोशन करते हैं, बट थ्रू देयर लीव्स एंड स्टीम्स, अपनी लीव्स के द्वारा और अपनी स्टीम्स के द्वारा भी वो अपना मोशन कंप्लीट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो जल्दी, सारी बातें क्लियर हो गई? बोलोगे हाँ जी सर। जब ये क्लियर हो जाती है तो अब हम चलते हैं एक नॉर्मल सा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, बताओ डिस्टेंस क्या है। एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज द डिस्टेंस। इतनी बातें समझ में आ गई तो अब डिस्टेंस, कई बच्चे बोलेंगे सर जी दूरी होती है ना, और मैं कहूंगा फिर दूरी क्या है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस होता है। हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, है ना, जब हम क्लास में ले रहे होते हैं तो मैं पूछता बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस, और बच्चा कहता है सर जी याद तो है नहीं, तो अपनी कहूंगी सर दूरी, मैं कहता हूँ दूरी क्या, फिर बोला डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे तुम लोग मत करना। अब सोचकर बताओ व्हाट इज डिस्टेंस, जल्दी बताओ सोचकर, डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस क्या है बताओ तो जल्दी फटाफट से। चलो अलग पेज पर पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप इतने सोच लो और बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सारे बच्चे सोच लिया आप लोगों ने क्या होता है डिस्टेंस, है ना। चलो अब मैं बताता हूं, है ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी और अभी आप लोग सब बोलोगे अरे सर ये तो मैं जानता ही था। देखो एक कोई बंदा है, वो ए से चलना शुरू किया, और ए से जब चलना शुरू किया तो वो कहां पहुंच गया, आप बोलोगे सर बी पर पहुंच गया। तो बी, ए से बी तक जब वो पहुंचा तो इसके बीच में क्या था, आप बोलोगे सर एक पाथ था, एक रास्ता था जिसके थ्रू वो गया है, और उस पाथ की कोई ना कोई लेंथ होगी, बोलो हाँ या नहीं, उस पाथ की कोई ना कोई लेंथ होगी, तो उस लेंथ को ही तो बेटा क्या कहोगे आप लोग, डिस्टेंस कहोगे। भाई पाथ की कोई लेंथ होगी तो उसी को तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे सर जी उसी को तो हम डिस्टेंस कहेंगे। तो बताओ डेफिनेशन क्या हो जाती है, आप बोलोगे सर द एक्चुअल पाथ लेंथ। कितना सिंपल था, अरे लेंथ ही तो डिस्टेंस है, ठीक है। द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। भाई हमारे पास में जो पाथ था, जो रास्ता था ए से बी तक जाने के लिए, उसकी जो एक्चुअल पाथ लेंथ थी, एक्चुअल क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, देखो हम ए से बी पर गए तो जरूरी नहीं रास्ता ऐसे सीधा हो, रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वापस जा रहा है बी पर ऐसे। तो हमें ये पूरा एक्चुअल काउंट करना है, पूरी एक्चुअल काउंट करनी होती है ये, ऐसे नहीं कि हमने सीधा सीधा काउंट कर लिया, नहीं, हमें पूरा जैसे जैसे हम गए हैं वैसे वैसे हमें पूरा का पूरा वो मेजर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिख रहा है कि द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा जी चलो सर, अब होता क्या है सर, अब ये जो हमारी डिस्टेंस है इसके बारे में और छोटी छोटी चीजें जान लो। पहली चीज सर, इसका जो एसआई यूनिट है ये तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे कि सर हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो एसआई यूनिट है वो हमेशा किसमें होती है, मीटर में। अब समझने वाली बात यह है कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारी डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, आप बोलोगे स्केलर। अब स्केलर किसे कहते हैं बेटा, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, हैव नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, आप बोलोगे सर कोई भी नंबर जो उसने कवर किया है, जैसे मैं ए से बी तक जाने में 20 किलोमीटर चला, तो ये जो 20 है ना ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो इसमें डायरेक्शन नहीं देखते, इसमें केवल क्या देखते हैं, आप बोलोगे सर इसमें केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, कितना वो ट्रेवल किया है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तीसरी बात कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये हमेशा कैसी रहेगी, आप बोलोगे सर ये हमेशा ऐड ही होती है। चाहे कोई बंदा, देखो ऐसे मैंने कहा ए से पहले बी गया, फिर बी से ए पर वापस लौट आया, तो ए से बी पर सर जी 20 किलोमीटर जाना था तो वापस भी लौटा होगा, 20 किलोमीटर वापस लौटा होगा। तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, बोलोगे सर डिस्टेंस आपने बोला था कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, तो 20 जाने में और 20 आने में टोटल उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस मैं बार बार कह रहा हूं। तीसरी चीज, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट नहीं नेवर लगाओ, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगी। अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो भाई डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकती है, आप मुझे बता दो। कुछ ना कुछ तो आपने चला ही होगा, 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर की, लेकिन कवर की ना वो हमेशा पॉजिटिव है ना, वो कभी जीरो, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और नेगेटिव नहीं हो सकती तो जीरो कैसे होगी। भाई जीरो कब होती है कि सर एक 2 प्लस की है और 2 माइनस की है, तो वो हमेशा क्या होगी, जीरो हो जाएगी।
लेकिन जब आप चलोगे और डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं। जब कभी नहीं होगी तो ये भी क्या होगी, ऐड ही होगी। ऐड होगी तो दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। इतनी बातें इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना, दिमाग में छाप लेना कि ये ऐसी बात है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी हमें बता दो ना, है ना। डिस्टेंस तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डिस्प्लेसमेंट ऑफ बता दो। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप बोलोगे द शॉर्टेस्ट, है ना, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, इज कॉल्ड, आप बोलोगे सर इज कॉल्ड, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे इसी में समझो भाई ए से बी तक जा रहे थे ऐसे ऐसे घूम घूम के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है भाई मुझे रास्ते पर डिपेंड नहीं करना। तो यहां पर लिख लो इट डजंट डिपेंड, इट डजंट डिपेंड्स, ठीक है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ओनली, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बस ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखता है कि पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा है और दूसरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है। ये केवल इतनी बात को देखता है, ये डिपेंड नहीं करता कि भैया रास्ता कैसे है उस तक जाने का। तो भैया आप बोलोगे सर ए और बी कहां है, ए ये रहा, बी कहां है, सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलोगे सीधे सीधा चले जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा, है ना। तो यही जो है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और चौथी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और पांचवी बात, जब वेक्टर है तो सर इसमें मैग्नीट्यूड के साथ में, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी ली जाती है। क्या ली जाती है, डायरेक्शन भी ली जाती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो सर इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही होता है। अरे दादा ऐसा क्यों सर, भैया है तो ये भी पाथ लेंथ ही, तो लेंथ को हमेशा किसमें मेजर करोगे, मीटर में। आगे बात समझ में कि सर इसका एसआई यूनिट मीटर में क्यों है, क्योंकि है तो ये भी पाथ लेंथ ही, बस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात कर रहा है कि मुझे भैया ये नहीं डिपेंड करना कहां कहां से घूम घूम के जाऊं, मुझे बस ये देखना पहला कहां है दूसरा कहां है, सीधी लाइन खींच दूंगा, बन गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में, चलो जी इतनी बात समझ में आई। तो अब एक बार ये बता दो सर पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव होगा भैया कि अगर ये एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, ए से बी एक ही डायरेक्शन में चला तो ये पॉजिटिव हो गया 20 किलोमीटर। नेगेटिव कब होगा, ये कहो सर ए से बी गया 20 किलोमीटर, लेकिन लौटा कितना, आप बोलोगे 30 किलोमीटर। तो जाने के लिए पॉजिटिव लिखा और वापस आने के लिए नेगेटिव लिखा, तो किसमें हो गया, माइनस का 10 किलोमीटर हो गया सर जी ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। सही है। जीरो कब होगा सर जी, भैया ए से बी तक गया 20 किलोमीटर, वापस भी कितना लौटा, बी से ए, तो 20 गया और 20 आया, तो कितना हो गया, जीरो। जितना गया उतना ही आया, तो क्या हो गया, जीरो। तो इसके तीनों केस पॉसिबल हैं। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन भी ले रहे हैं, पहले डायरेक्शन ए से बी जा रहा था तो पॉजिटिव थी, लेकिन बी से जब ए पर आया तो डायरेक्शन बदल गई, तो माइनस में ले ली हमने, इसलिए किसमें हो रहा है, माइनस हो रहा है। तीसरी बात है कि कब, कब जो है, व्हेन आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। क्या ये कभी बराबर भी होंगे, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल होंगे, दिमाग देना, जोर लगाना अपने दिमाग पर। तो मैं कह रहा हूं यस, ये दोनों भैया बराबर भी होंगे। कब, आप बोलोगे जब सर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे, है ना, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे तो एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करे, ये भी ध्यान रखना, एक ही डायरेक्शन में, तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, कौन से में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में, और एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन पर मोशन करे, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं।
बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से लाइक ठोक दो कि हाँ सर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हो सकती, झंडा गाड़ देंगे। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए हमें पता है सर कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ रहे हैं उनके लिए मैंने ऐसे एक शॉर्ट नोट्स बना दिया इसका, ताकि जो भी बातें मैंने आपको समझाई है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। देखो है ना, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ले लिया? अब देखो यहां पर लिखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना, अभी समझाई थी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव। और ये क्या सर जी? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब यहां पर लिखा है इट कैन नेवर बी जीरो, तो आप कहोगे सर इट कैन बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होती, लेकिन ये जीरो हो जाती है। उसके बाद आपने कहा कि इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर, तो भैया इसका भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ये क्या सर? इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पूरे रास्ते पर डिपेंड करता है, कहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये कह रहा है कि सर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि दे बोथ कैन बी इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन, कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में चल रहा हो और स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तब ये दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये आप आपके नोट्स के लिए हो गया कि इस तरह से आप लोग इसको शॉर्ट में लिखकर याद रखेंगे, है ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट भी हो गया और आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, चलो अब एक बात आती है कि सर व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमें यह भी समझना है कि सर जो मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मोशन बेटा इस फिजिक्स में जब हम 11th की बात करेंगे तो मोशन 3 टाइप का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल, एक होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल। तो तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि आप व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको समझाता हूं और यह भी समझाऊंगा कि मैं आपके सामने जो खड़ा हूं क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं या नहीं, क्या ये मार्कर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो चलो इसके बारे में पहले समझते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं और आप सब भी जो देख रहे हो ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन एक बात आपको समझानी है तब आप खुद बोलोगे ऐसा। ठीक है, तो छोटी सी बात करते हैं किसके बारे में? पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो कोई भी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट का मीन्स क्या है? नजर आ रहा है आपको इस पॉइंट का मीन्स क्या है? आप बोलोगे सर ये पॉइंट का मीन्स होता है कि सर जो बहुत छोटा हो। छोटे का मतलब क्या होता है? छोटे का मतलब होता है कि सर ना तो इसकी लेंथ है ना इसकी ब्रेथ है ना, और ना इसकी कोई हाइट है। यही तो मतलब है इसका पॉइंट का, कि ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना कोई इसकी ब्रेथ है और ना कोई इसकी हाइट है, तभी तो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट कहलाएगा। अब गोल कर दिया मैंने ऐसे, तो आप बोलोगे सर जी ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, है ना, इसकी तो ब्रेथ वगैरह हो गई, इसकी तो कोई ना कोई विड्थ है ना, इसकी तो डायमेंशन है। तो इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो डायमेंशनल लेस हो, यानी जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ना हो या नेग्लाइजेबल हो, है ना, नेग्लाइजेबल हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं भी क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, तो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप बोलोगे नहीं सर आपकी तो लेंथ भी है ब्रेथ भी है, क्योंकि मेरी लंबाई है ना, और मेरी क्या है? हाइट भी है। तो आप बोलोगे सर जी कहीं ना कहीं आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो। लेकिन मैं यहां पर खड़ा हूं अर्थ में, है ना, और आप मुझे काफी ज्यादा डिस्टेंस से देखो, या फिर ऐसे करो कि आप मुझे स्पेस से देखो, किसी इसमें बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के देखो। ठीक है, एरोप्लेन में बैठ के देखोगे तो मैं कैसा नजर आऊंगा? बहुत छोटा नजर आऊंगा और शायद से कि दिखूं भी ना। ठीक है, तो अब मेरी जो एरोप्लेन से जब आप बैठे थे तो भैया क्या मेरी कोई लेंथ, क्या मेरी कोई ब्रेथ या कोई मेरी हाइट आपको दिखाई देगी? बोलोगे नहीं सर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट ध्यान रहे कि वो डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? दूरी के अकॉर्डिंग वो कैसे हो जाए? डायमेंशन लेस हो जाए, कि हम इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, इतनी डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर लें कि वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? वो डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये दो स्टेशन हैं ए और बी, ये दो स्टेशन है और ये बहुत दूरी पर है। मान लो ऐसे है कि सर ये एक मतलब लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों बने हुए हैं, ए और बी, और यहां कोई ट्रेन से यहां से चलना शुरू करती है, तो ट्रेन काफी लंबी होती है। बट अगर आप इसे 100 किलोमीटर दूर से देखोगे, अरे इस ट्रेन को आप 100 किलोमीटर दूर से देखोगे तो क्या आपको इतनी लंबी नजर आएगी? या इसकी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट सब बहुत छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें दिखेगी भी नहीं,
है ना। तो आप बोलोगे सर जब हम लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट डायमेंशन लेस नजर आए, जिसकी डायमेंशन ही पता ना चल पाए हम लोगों को, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अब बताओ क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, तो बोलोगे हाँ अब तो हो सर। क्या आप सब जो बैठकर पढ़ रहे हैं क्या आप पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, बोलोगे हाँ सर अभी भी हम क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। समझ में आ गई ना बात। बस किसके अकॉर्डिंग देखना है, हमें बहुत डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि डिस्टेंस कितनी दी है। अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ ब्रेथ है तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर उसके अकॉर्डिंग मेरी कोई डिस्टेंस या आप बोलोगे डायमेंशन नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है चलो। अब मैंने कहा था कि भाई हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। कितने टाइप का मोशन होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर 3 टाइप का मोशन आपने बताया था, 3 टाइप्स का मोशन आपने बताया था। ठीक है ध्यान से समझना, कितने टाइप्स का मोशन होता है, 3 टाइप का। कौन कौन से टाइप है मोशन के, है ना, इसको समझ लो। तो आप बोलोगे सर जी पहला टाइप है आपका 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, दूसरा होता है सर जी 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब 1 डायमेंशनल मोशन का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पास, ध्यान से समझो, कितनी एक्सिस होती हैं, आप बोलोगे सर एक्स, वाई और एक होती है जेड। अब देखो मैं इधर से y मिटा दिया, इधर से x मिटा दिया, और एक तीसरी है, एक्चुअली इसको बना नहीं सकते, इसको बोर्ड पर बना नहीं सकते, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि ये ऐसे होती है इधर बाहर की तरफ, ऐसे होती है, देखो ध्यान से। लेकिन ऐसा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बता दे रहा हूं कि भैया इस तरह से आपके पास 3 एक्सिस होती है। अब ये बाहर की तरफ होती है ऐसे, ध्यान से सुनना, ऐसे बाहर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। लेकिन यहां तो 90 नहीं है, तो ऐसे मैंने बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। एक्चुअल में यहां नहीं होती, ये सीधी खड़ी कर दो, ऐसे बाहर की ओर निकल के आएगी, तो तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। अब यहां पर समझना आप लोग, आप बोलोगे सर 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, कि अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस पर ही ट्रेवल करे, या वाई एक्सिस पर ही ट्रेवल करे, या ओनली जेड एक्सिस पर ही ट्रेवल करे, किसी एक ही एक्सिस पर ट्रेवल करे, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे ये मेरे पास में क्या है, आप बोलोगे सर ये आपके पास में पेन का कैप है, और जैसे मैंने उसको वर्टिकल अपवर्ड फेंका, ऐसे वर्टिकल अपवर्ड फेंका, तो ये ऊपर ऐसे गया और ऐसे ही आ गया, ऐसे गया और ऐसे ही आ गया। तो भैया क्या बोलोगे सर, ये y एक्सिस पर गया और फिर y एक्सिस से नीचे की तरफ लौट आया, तो इसका डायमेंशन कैसा, इसका मोशन कैसा था, अब बोलोगे 1 डायमेंशन। एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है ऑन ए स्ट्रेट पाथ, एक ट्रेन स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, तो उसका मोशन कैसा होगा सर जी, आप बोलोगे 1 डायमेंशनल मोशन होगा, है ना। समझ में आ गई बात, 1 डायमेंशनल मोशन क्या है। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करे कि वो कोई भी 2 एक्सिस पर ट्रेवल करे, किस पर ट्रेवल करे, 2 एक्सिस पर। जैसे कोई भी 2D मोशन होता है, 2D मोशन में कौन कौन सा आ जाएगा, आप बोलोगे सर जी पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक किसे कहते हैं भैया, पैराबोलिक मोशन किसे कहते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, इस पैराबोलिक मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हाट इज द पैराबोलिक और प्रोजेक्टाइल, तो आप बोलोगे सर ऐसे हम लोग राउंड राउंड घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, तो बेटा देखो एक्स एक्सिस पर भी ट्रेवल कर रहा हूं और मैं वाई एक्सिस पर भी ट्रेवल कर रहा हूं। तो कोई भी सर्कुलर मोशन जो होता है वो कौन सा मोशन होता है, आप बोलोगे सर जी वो 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसको 2D बोलते हैं, 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल, 2D का मींस क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन, समझ गए ना, इस तरह से 2D का मतलब ये है 2 डायमेंशन में जो मोशन कर रहा है। अब इसको हम समझने की बात है, क्या सर यही होता है, एक और मोशन होता है, आप बोलोगे सर जी ऐसे मैंने यहां खड़ा होकर पत्थर फेंका, अब पत्थर जब फेंका तो वो ऐसे एक्स एक्सिस भी ट्रेवल की और वाई एक्सिस भी ट्रेवल की उसने, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, याद रहेगा। चलो अब तीसरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन यानी जो तीनों डायमेंशन में ट्रेवल करता हो, ठीक है, तीनों डायमेंशन में मोशन करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग, ठीक है, उड़ती हुई पतंग, फ्लाइंग काइट, या फ्लाइंग एरोप्लेन, उड़ता हुआ एरोप्लेन, तीनों एक्सिस में से कहीं भी किधर भी मूव कर सकता है, तो ये कौन से हो जाएंगे, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएंगे। 2 डायमेंशन में आपको याद रहना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन और
आपका सर्कुलर मोशन। और 3 डायमेंशनल में आपको याद रखना चाहिए फ्लाइंग ऑफ काइट और एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं कैसे करते हैं, 3 डायमेंशन मोशन करते हैं। तीनों डायमेंशन में से कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए 3 डायमेंशनल। तो कितने टाइप का मोशन होता है, आप बोलोगे सर 3 टाइप का मोशन होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ओनली ऑन एन वन एक्सिस देन इट इज सेड टू बी द 1 डायमेंशन, या इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, 1 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल किसे कहेंगे सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 एक्सिस पर एक साथ एक ही टाइम पीरियड में दोनों एक्सिस पर मोशन करता है, फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, और दूसरा क्या है सर जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इस तरह का मोशन क्या होगा, 2D मोशन होगा, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होता है कि अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पीरियड में तीनों एक्सिस पर मूव करता है, जैसे फ्लाइंग काइट, और दूसरी बात आप बोलोगे सर जी और हो गया आपके पास में फ्लाइंग एरोप्लेन, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन सा मोशन करते हैं, 3D मोशन करते हैं। सिंपल सी बात है। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई, बोलोगे हाँ जी सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। अब यहां तक अगर कोई लफड़ा नहीं है तो हम चलते हैं स्पीड की तरफ। व्हाट इज द स्पीड, ठीक है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है जल्दी बताओ सारे बच्चे, ठीक है, 9th में पढ़ा है भी सबने, है ना, खींच के बताओ जल्दी से, 9th में पढ़ा है। आप बोलोगे सर जी भाई हमारे पास में जो डिस्टेंस स्पीड है, स्पीड का मींस होता है द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, लेकिन इसका असली मतलब आज आपको समझाऊंगा कि क्या होता है स्पीड का असली मतलब, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो स्पीड, जैसा कि हम बात कर रहे थे स्पीड के लेकर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर किया था, कहां तक सर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो बेटा अब चलते हैं स्पीड की तरफ, और मैंने आपसे वादा किया था कि आज के बाद आपको स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग खुद समझोगे कि स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब स्पीड मेजर किससे होती है, आपने अपनी गाड़ियों में देखा होगा एक मीटर लगा होता है ना, और वहां से क्या चल रहा होता है, मीटर कभी 20 की स्पीड, कभी 40 की स्पीड, कभी 60 की स्पीड, ऐसे आपको बता रहा होता है। तो उस डिवाइस को हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है, या स्पीडोमीटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, या तो स्पीडोमीटर कहते हैं या ओडोमीटर कहते हैं। अब एक्चुअली बात क्या है कि हमारे पास में जो स्पीड है वो एक्चुअली बताती क्या है, तो एक्चुअल में मीनिंग समझो इसका। तो एक्चुअली जो है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्स दैट हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी जो एक्सप्लेन करती है, जो स्पीड है वो एक्चुअल में क्या स्टेट, मतलब क्या स्टेट करते हैं, ये हमें समझना है। भाई हम बुक्स की डेफिनेशन तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ये समझा सकते हैं कि भाई समझना जरा ध्यान से सारे बच्चे कि स्पीड क्या होती है। आप बोलोगे सर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है जी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है जी, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। ये आपका भाई, ये आपको समझ में आ गया कि भाई हमें इतनी बात समझ में आनी है कि पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग ही हम किसको स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मेरा समझाने का मतलब है कि स्पीड एक्चुअल में क्या बता रही है। जैसे आप अभी 60 की स्पीड पर चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए कि अगर सर लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग क्या है, यानी ये बता रहा है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा। तो पर यूनिट टाइम इसलिए लगाया जाता है, यहां पर यूनिट टाइम इसलिए लगाया जाता है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है पर यूनिट टाइम, कि हम एक घंटे या 1 मिनट या 1 सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो यानी वो गाड़ी जो है 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करेगी। अगर किसी पर यह लिखा हुआ है कि 40 मीटर पर सेकंड, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल करता है, आप बोलोगे सर 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब एक्चुअली में बताता क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कैसे करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक 60 की स्पीड से जा रहा है और यहां लिख दिया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आप बताओ कौन फास्ट चल रहा है। तो आप कहोगे सर टाइम तो हमारा फिक्स है, टाइम तो यहां भी कितना 1 ही घंटे है, टाइम यहां भी कितना 1 ही घंटे है, लेकिन यहां जो ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, और यहां जो कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है। तो कौन फास्ट चल रहा है, आप बोलोगे सर बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट चल रहा है, और ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज है आपकी स्पीड, ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी लिख लेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, कि S इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी अपॉन टी, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
इसका एसआई यूनिट क्या होता है सर जी, है ना, इसको हम मेजर किस में करते हैं, तो ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है, बताओ डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो, आप बोलोगे सर मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हो सर जी, सेकंड में, है ना, तो इसकी हो गई मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये भी इसको लिखा जा सकता है, आराम से समझ। अब जब हमें स्पीड समझ में आ गई बहुत अच्छे से, तो हमें समझना है सर जी टाइप्स ऑफ स्पीड, है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो जो स्पीड है बेटा वो दो टाइप की होती है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो समझो इसको कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझना ध्यान से। अब क्या काम करता है वो सर, ए से बी पर जाता है, ठीक है, पहले ए से बी पर जाता है, फिर ये बी से सी पर जाता है, बी से किस पर जाता है, सी पर। तो आप बोलोगे सर जी, एक मिनट थोड़ा सा इसको यहां लिख दें, पहले कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है, तो आप बोलोगे सर ये 1 घंटे में जाता है और 30 किलोमीटर जाता है। फिर जब वो बी से शुरू करता है, बी से सी तक जाता है, तब भी वो 1 ही घंटे में 30 किलोमीटर ही जाता है। तो इसका मीन्स क्या है कि सर वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, ठीक है, सेम डिस्टेंस या सेम की जगह लिख लो इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल ज्यादा बेटर रहेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल भी सेम है और आपका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्टेंस कवर करता है जिसका टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेम निकल कर आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो सर एक बार ग्राफ समझा के भी बता दो। तो ग्राफ ये बताता है, ये जो लाइन होती है ये टाइम ग्राफ होती है बेटा, ये टाइम को बताती है, और ये जो लाइन होती है ये आपकी डिस्टेंस को बताती है ना। तो आप बोलोगे सर वो 2 सेकंड में 2 मीटर दूर जाता है, 4 सेकंड में 4 मीटर दूर जाता है, 6 सेकंड में 6 मीटर दूर जाता है, इस तरह से 8 सेकंड में 8 मीटर दूर जाता है ना। तो इस तरह से अगर आप एक लाइन खींचोगे तो यूनिफॉर्म लाइन आएगी, है ना, एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आ जाएगी, तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड कवर करेगा तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा, और इस तरह जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल कर आ जाएगा, which explain that the object is moving in the uniform motion। क्या ग्राफ हमेशा जीरो से ही शुरू होगा, देखो ऐसा नहीं है, यहां तो ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा हो इस तरह से, तो आप बोलोगे सर यहां ऑब्जेक्ट की पहले से ये जीरो से नहीं चल रहा था, है ना, ऑब्जेक्ट पहले से ही, या 4, कोई भी यहां पर 2 4 6 ऐसे में मान लेता हूं कि वो पहले ही 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने चलना शुरू किया। तो यहां पर भी जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी है सर जी, यूनिफॉर्म स्पीड से चलना फिर उसने शुरू कर दिया। आगे बात समझ में, अच्छा जी। और क्या मतलब है सर ग्राफ का, तो और मतलब भी समझ लो कि अगर कहीं ग्राफ में ऐसे निकल कर आ जाए, ऐसे स्ट्रेट लाइन निकल कर आ जाए, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में क्यों है, क्योंकि सर देखो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लगातार, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस वही है। तो अगर जैसे मैं यहां खड़ा रहूं लेकिन पढ़ाऊं ना, तो क्या होगा, मैं रेस्ट में हो जाऊंगा, ठीक है। तो समझ रहे ना आप लोग कि आप लोग जैसे अपनी गाड़ी को रोककर किसी रेस्टोरेंट पर रुक गए, अब गाड़ी तो खड़ी है बट टाइम बढ़ रहा है और आप खाना खा रहे हो, तो बताओ कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बोलोगे नहीं सर। तो ऐसा जहां भी ग्राफ आ जाएगा तो हमें समझना है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड को नहीं बता रही, ये बता रही है कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। और इस चैप्टर में जितना अच्छे से आप ग्राफ को प्रिपेयर कर लोगे, है ना, जितना अच्छे से आप ग्राफ को प्रिपेयर कर लोगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि इससे डायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, किससे बनते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो किस में होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में होता है।
अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ और उसके बारे में आपसे बात करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और उसके ग्राफ्स भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होंगे, ठीक है। चलो समझो इस बात को जरा, इस पर ध्यान नहीं देना, अब जो मैं समझा रहा हूं उन वर्ड्स पर ध्यान देना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी है और बी से कहां जा रहा है, सी जा रहा है। तो ए से बी और बी से सी, आप बोलोगे सर यहां पर वो एक ही आवर में 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन यहां आप देखोगे तो आप बोलोगे सर सेम टाइम ऑफ इंटरवल में आप बोलोगे सर अब की बार 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो क्या बात समझ में आती है सर जी कि टाइम इंटरवल तो सेम है बट जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट कवर कर रहा है। कैसे कर रहा है, डिफरेंट कवर कर रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्या कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई? अच्छा जी सर इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा भाई, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। एस का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। स्पीड का ही तो टाइप है, स्पीड का टाइप है तो मींस जो उसका फॉर्मूला था वो इसका भी होगा, जो उसका ऐसा यूनिट था वो इसका भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, इसके ग्राफ समझने में, है ना। ग्राफ समझना आपको ध्यान से, और जब तक हम पढ़ा रहे हैं तो ग्राफ आपको समझ में आएगा। भाई ये किसको बताता है सर जी, टाइम को। ये किसको बताता है, आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस को बताता है ना। ये डिस्टेंस को बता रहा है और ये टाइम को बता रहा है। तो पहले कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 4 जाता है, फिर अगला ऑब्जेक्ट 6 सेकंड में केवल 3 ही जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ग्राफ ऐसे हो गया। तो ठीक है, ग्राफ में देखो कहीं ना कहीं कर्व आ गया, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, देखोगे एक जर्क आ गया, थोड़ा सा क्या आ गया, झुकाव आ गया। तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से बन गया सर। अब ये जो ग्राफ है क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलोगे नहीं सर अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब ये कौन सा मोशन हो गया, आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ में आ गई ना बात। तो जहां भी अगर आपको कर्व दिखे, अब कर्व कैसे भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है ना। अब आप बोलोगे सर जी कर्व ऐसा भी हो सकता है ना। ये सब चीजें आपको समझनी है। और कैसा हो सकता है सर जी कर्व, और कैसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व भी हो सकता है ना। आप बोलोगे सर जी ऐसा कर्व भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। ये सारे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्या है, ये ग्राफ। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूं बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मैं आपको लेवल समझा के चल रहा हूं, आप समझना इस बात को, ठीक है बेटा। इसके बाद में जब आपने ग्राफ समझ लिए, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले स्पीड हाई थी फिर स्लो हो गई। ये क्या बता रहा है, धीरे 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 गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। पहले स्लो स्लो थी फिर इंक्रीज हो रही है। यहां पहले स्पीड ठीक थी लेकिन बाद में फिर क्या करने लगी, डिक्रीज होने लगी स्पीड। यहां भी सेम की स्पीड पहले से चल रहा था ऑब्जेक्ट, यहां क्या है चलना शुरू किया था। यहां क्या सर जी, पहले से चल रहा था फिर ब्रेक लगाया आपने, स्पीड कम हो गई। यहां चल रहा था बीच में कम हुई फिर इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर रही है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक होती है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देखो इंस्टेंटेनियस का मींस होता है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मींस क्या है कि अभी हो जाए, बिल्कुल जस्ट अभी। जस्ट अभी मतलब आप बोलो सर कोई टाइम ही ना ले, मैंने कहा मैं तेरे में रैप्टा मार दूंगा, तो अब रैप्टा मार दूंगा मतलब कोई टाइम थोड़ी लगेगा, ले भटाक से कर दिया। तो भाई ये क्या है कि सर जो काम बिल्कुल अभी हो, तुरंत हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में का मींस क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे बट उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, बहुत ज्यादा कम टाइम पीरियड में कोई भी डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इसको लिखोगे इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस in very short time, ठीक है, in very short time, it means time tends to, ठीक है, time tends to zero, यानी टाइम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटे टाइम में वो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कवर करे तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड।
लिखते कैसे हैं इसको? आप बोलोगे सर ये लिखा जाता है dx अपॉन dt, है ना, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जब टाइम इंटरवल कैसा हो? आप बोलोगे सर जी जब टाइम इंटरवल डेल्टा t कैसा हो? डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल्टा t ऐसे लिख लो इसको, डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी लगभग जो हमारा टाइम इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए? लगभग 0 होना चाहिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। सर ऐसी कोई स्पीड है भी? हाँ जी है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट जब हम मेजर करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत कम समय में, लगभग 1 सेकंड में कितना दूर जाती है? 3.3 इंटू 10 की पावर 8, यानी अगर इसे कन्वर्ट करोगे आप किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है 1 सेकंड में। तो आप ऐसे पलक झपको और लाइट गायब, तो ऐसी स्पीडों को हम क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। या आप कहीं पर क्या कर रहे हो बेटा? इंस्टेंटेनियस और कहां मेजर होती है? जैसे इस वाले इस पर, ठीक है, क्या है? ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर आप लोग क्या करो, इंस्टेंटेनियस का मीन समझा रहा हूं। अब बॉल फेंक के मारो तो बॉल क्या करेगी? बहुत हैवी फोर्स लगाएगी, लेकिन कितने टाइम के लिए? बहुत छोटे टाइम के लिए, तो वो भी क्या है? इंस्टेंटेनियस है। तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे बट टाइम कैसा लगे? बहुत छोटे टाइम के लिए, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर यहां तक? चलो, तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्पीड चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और अब पढ़ेंगे एवरेज स्पीड कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है इसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने और टोटल टाइम कितना लिया है उसने, इन सब को कैलकुलेट कर लो, तो बस जो रेशियो निकल कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। बोलो समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। सर करें? चलो करवाता हूं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराता हूं, न्यूमेरिकल भी कराता हूं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मीनिंग यहां से नहीं रटना आपको, मैं पहले समझा रहा हूं, समझ लो पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। मान लो भाई मेरे पास में क्या है? एक गाड़ी है, ठीक है, समझना इस चीज को। मैं ए से बी तक जाता हूं, मेरे को ट्रेवल करना है, बहुत दूर जाना है, मैंने बाइक स्टार्ट करी और अपना चल दिया। अब जब चलूंगा तो भाई मुझे भूख लगेगी, तो मैं कह रहा हूं कि सर मैंने 2 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की ए से बी। फिर मैं बी से सी पर गया, और जब मैं बी से सी पर गया तो यहां मैंने फिर से 2 घंटे लिए, लेकिन मैंने अब की बार 70 की स्पीड ट्रेवल की। फिर मैं सी से डी पर गया और डी पर मेरा फाइनल पॉइंट था, मैं यहां पहुंच गया। और डी पर बोलोगे सर मैंने 3 घंटे में, ठीक है, कुल लगभग आप बोलोगे सर जी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने कवर की। ठीक है बेटा, अब ये मैंने देखो क्या कह रहा हूं कि सर मैंने अलग अलग डिस्टेंस कवर की है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में। तो एक्चुअली उस पूरी जर्नी में यहां आप देखोगे तो यहां मेरी स्पीड कुछ और है, यहां मेरी स्पीड कुछ और है, और यहां मेरी स्पीड कुछ और है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो मैं देखूंगा कि इस पूरी जर्नी में ए से डी तक पहुंचने में मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही होगी जो मैंने इतना टाइम लिया है। तो ये बताता है एवरेज स्पीड कि इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है और वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, ताकि आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड निकल के आ जाए। तो भैया आप बोलोगे सर अगर मैं एवरेज स्पीड पर निकालने जाऊंगा तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? एक 60 था, एक 70 था और एक 100 था, और टोटल टाइम कितना लिया? आप बोलोगे सर एक 2 आवर लिया, फिर एक 2 आवर लिया और फिर एक 3 आवर्स लिया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई सर? 60 एंड 70 कितना होता है सर? 130 होता है, प्लस 100, 2 2 4 और 3 7 हो गया। तो एवरेज स्पीड होगी सर जी 230/7। ठीक है, 230/7। अब 7 से इसको कट कर लो, अब ये जो आएगी किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कवर की है और ये जो टाइम है वो आपका आवर में है। आप जब इसे कट करेंगे 230 को, 7 3 जा 21, 2 और 0, तो 7 2 जा 14, ये लगभग 30.2 समथिंग आ जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग। अब ये बात तो ठीक है कि सर हमें इतनी समझ में आ गई कि यहां से हम निकाल लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है आकार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर
विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड ऑफ, ठीक है जी, आप बोलोगे 20 किलोमीटर पर आवर। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, ये आपको समझना है। तो भाई यहां पर आप देखोगे सर एक डिस्टेंस ये दे दी, एक इस डिस्टेंस ये दे दी, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस तो मुझे गिवन है, जो कि कितना है 50 प्लस 50, भाई कितना हो गया, आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? भाई हमें टोटल डिस्टेंस दे दी, 50 पहले गया 50 दोबारा गया, लेकिन अब की बार टाइम नहीं दिया। टाइम कहां है हमारे पास में, ये पहली स्पीड है और ये दूसरी स्पीड है, अब की बार हमें स्पीड दे दी। अब स्पीड दे दी तो मैं पहले टाइम निकाल लूंगा t1, है ना, पहला टाइम निकालूंगा t1। t1 जब मैंने चल रहा था तो टाइम इज इक्वल्स टू, जैसे यहां से होता है s इज इक्वल्स टू d अपॉन t, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 50 की स्पीड थी, 25 के हिसाब से चल रहा था, तो पहले मैंने 2 घंटे लिए। फिर सर जब t2 कैलकुलेट करूंगा तो फिर से 50 की स्पीड थी, लेकिन मैंने यहां पर 2.5 घंटे का समय लिया, 2.5, ठीक है, 20 की स्पीड से चल रहा था जब मैं, तो मैंने यहां पर 2.5 घंटे का टाइम लिया। अब अगर मैं टोटल इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता हूं तो टोटल डिस्टेंस 100 है और टोटल टाइम कितना है 4.5। ये कट करो, ऊपर आ जाएगा, 5 से काटो 9 टाइम, 5 से काटो ये भाई साहब 200 टाइम, तो 200 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी क्या आ गई, एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। तो एक्चुअली में कभी टाइम दिया होगा, कभी टाइम नहीं दिया होगा, तो वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना इस बात। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, और कौन कौन से फेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये तो सिंपल हो गया। अब ग्राफ में आपको दे दे तो कैसे सॉल्व करना है ना, ग्राफ में आपको दे दे तो कैसे सॉल्व करना है, तो हर चीज का लेवल समझा के चलूंगा। मजा ना आ जाए इस वीडियो में तो कह देना, और अगर मजा आ रहा हो कि सर एक एक चीज आपने समझा दी क्लियर करके, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। चलो अब इसके ग्राफिकली, है ना, टाइम पीरियड दे रखा हो तब कैसे हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। और एक बात और समझ लेना, जैसे मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं वैसे ही मैं एवरेज वेलोसिटी भी निकालूंगा। तो वेलोसिटी के लिए मैं टाइम नहीं लूंगा, वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी जैसे यहां पर आप कर रहे हो, बस वहां डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वहां समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यही आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं कि कैसे करना डिस्टेंस। वैसे ही सेम क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके ग्राफ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से आपको काम करना है, ठीक, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मान लो भाई ये होता है, इसमें पहले क्वेश्चन समझ लो कि यहां जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो XF माइनस XI अपॉन में TF माइनस TI, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो x एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है, x एक्सिस पर, यहां कह रहा है कि सर 3,0 से कोई ऑब्जेक्ट जो है पहुंच गया, आप बोलोगे सर 20,0 और कितने टाइम में पहुंचा ये, आप बोलोगे सर जी ये जो है ना, ये जो बता रहा है बेटा, ये जो ऐसे मैंने बना रखे हैं ये x और y के पॉइंट्स होते हैं। तो जब वो x एक्सिस पर चल रहा है, जब x एक्सिस पर चल रहा है तो y क्या होता है 0। तो x एक्सिस पर पहले कितने मीटर था 3 मीटर, और अब कितना पहुंच गया सर जी वो 20 मीटर। पहले कितना टाइम था सर जी 3 सेकंड में, और अब कितना टाइम लग गया सर जी उसको 10 सेकंड, ठीक है, कितने सेकंड लग गया 10 सेकंड में। यानी 10 सेकंड में 3 से 10 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट अपनी 3 मीटर से कितना पहुंच जाता है, आप बोलोगे सर जी 20 मीटर पर पहुंच जाता है। तो इसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर दो, तो आप बोलोगे सर जी XF कितना है 20, है ना, 20 की डिस्टेंस पर पहुंच रहा है। कितने से पहुंच रहा है सर जी 33 से, और टाइम कितना ले रहा था सर जी 10 सेकंड, कितने से 3 से, तो आप बोलोगे यहां सर 17/7 हो जाएगा, ये आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया होता टाइम तो किलोमीटर पर आवर में आ जाता, है ना, अब मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब मान लो ऐसे इक्वेशन दे दी x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर ऐसे करके, और आपसे पूछ रहा है t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, इसका क्या निकाल दो, स्पीड फाइंड कर दो। तो अब आप कैसे करोगे, x क्या होता है यहां पर, तो सर x होता है पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन कहां है ऑब्जेक्ट की। x क्या है, एक तरह से मान लो सर ये डिस्टेंस की इक्वेशन दी है, किसकी इक्वेशन दी है, डिस्टेंस की, हमें निकालनी है स्पीड। तो इसके लिए लगेगा आपको डिफरेंशिएशन। जितने बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो भाई थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम। अच्छा डिस्टेंस है x,
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? आप बोलोगे सर स्पीड होती है। तो समझना इसको, x इज इक्वल टू दिया है 2t²। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dx अपॉन dt लिखा जाएगा, और ये dx अपॉन dt इसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो अब करते कैसे हैं डिफरेंशिएशन? तो d ओवर dt t² ऐसे लिखेंगे। या सिंपल आप भाषा में समझो कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, दो तो इसके साथ था ही, जो पावर होती है वो भी आगे आ जाती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और पावर में से एक कम भी हो जाती है। तो ये जो स्पीड है वो कितनी निकल कर आ गई? 4t। अब ये अभी स्पीड नहीं आई है, उसने कहा 2 सेकंड पर कितनी स्पीड होगी, 2 सेकंड पर। तो आप बोलोगे सर टी की वैल्यू 2 रख दो। टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अभी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल लेकर समझा दो। तो चलो कोई नहीं, x बराबर हो गया, मैंने लिख दिया 3t का क्यूब प्लस 4। क्या लिख दिया? 3t का क्यूब प्लस 4। सर इसका t बराबर 3 सेकंड पर या 4 सेकंड पर लिख लो, t बराबर 4 सेकंड पर इसका स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछा। तो सबसे पहले सर मुझे जब भी ये निकालना है तो dx अपॉन dt करना होगा। ठीक है, तो ओके बच्चों, जब हम का dx ओवर dt करेंगे तो मैंने क्या बताया था, पावर आगे आ जाती है ना, 3 इंटू 3, और एक पावर कम हो जाती है तो 3 में से एक गया, 2 हो गया, प्लस जो कोई खाली संख्या होती है बेटा उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। कोई भी खाली नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो आप बोलोगे सर ये आ गया अब स्पीड, dx अपॉन dt हो गया स्पीड, कितना हो गया? 9t²। और उसने पूछा था जब t बराबर कितना हो? 4 सेकंड हो, तो t की वैल्यू यहां आप पुट कर दोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 16, 16 9 जब 144 मीटर पर सेकंड। ये इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी बेटा? स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब बताओ कितने बच्चों के दिमाग में गया? जल्दी से एक बार सारे कमेंट करके बताना कि सर मजा आ गया। एक एक चीज किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए छोड़ना नहीं है, ठीक है, झंडे गाड़ देंगे, मतलब तगड़ा करके समझा दिया। एक एक चीज हमारे दिमाग में बैठ गई कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो भी, ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो भी, अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो भी हम एवरेज स्पीड से या स्पीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। भाई अगर आप मेरे पास होते तो एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता आपकी, बट वही है कि ऑनलाइन है तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से समझाई है कि एक एक चीज आपके दिमाग में जाए। ठीक है, इतनी डिटेल से आपको वीडियो बहुत कम मिलेंगी। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो यार एक बार शेयर जरूर कर देना कि हाँ सर बढ़िया आपने मेहनत तो की। ठीक है, तो अब चलते हैं वेलोसिटी की तरफ, और वेलोसिटी में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वही बात फिर मुझे बतानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, जैसे ये निकलता है वैसे ही आपका क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में अलग से टॉपिक बता देता हूं। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा क्या है सर, वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी जैसे मैंने स्पीड बताया था आप लोगों को कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो वैसे सिंपल यहां भी आपको समझना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जैसे एग्जांपल समझ लो, मैं आपको बता दूं, देखो रियल लाइफ में जैसे हम चलते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। बट मैं एक छोटे से ग्राफ से आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करना है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी चलना शुरू करती है यहां से, और कैसे भी जाती है, जाते 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 वापस यही लौट आती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर डिपेंड करता है कहां है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मान लो पहले कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 5 किलोमीटर ऐसे गया, और फिर सर जी 4 किलोमीटर ऐसे गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी ए से चलना शुरू किया, कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। तो आप बोलोगे सर पहला पोजीशन यहां है, दूसरा पोजीशन यहां है, तो मुझे सीधे जाना होगा तभी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो आप हाइपोटेनियस निकाल देंगे, क्या हो जाएगा सर जी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप बोलोगे 25 प्लस 16 कितना हो गया? आप बोलोगे सर जी 41 किलोमीटर, रूट में 41 किलोमीटर वो पहुंच गया। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, समझे इस बात को? चलो अब वही सारी चीजें भी है इसमें। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर सेम होता है, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस
क्या होता है सर जी? तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वही है सर जी एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन में टी टू माइनस टी वन या टी एफ माइनस टी आई। तो सेम करना है, इसीलिए मैं इनमें चीजों में ज्यादा समझा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है। वेलोसिटी भी वैसी सेम है जैसे कि आपकी स्पीड मैंने पूरा एक्सप्लेन की है, तो सारी चीजें वही आएंगी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम समझ जाना भाई साहब, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो चलो अगला हेडिंग बना लो आप, एसिलरेशन। और एसिलरेशन को वही तरीके से समझाता हूं, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे एसिलरेशन। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, एंड देन हम आपको इसको कंप्लीट कराएंगे। देखो एसिलरेशन का मीन्स क्या होता है, आपने समझा भी होगा कि भाई गाड़ी धीमी चल रही है तो कई बार बोलते हुए सुना होगा कि भाई एसिलरेट कर दे, भाई रेस दे, मंदी चल रही है। तो एसिलरेट का मतलब क्या होता है? गाड़ी को तेज चलाना, ठीक है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देना। अब एक्चुअली में जो एसिलरेशन है वो क्या बताता है? जब आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाओगे, है ना, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या होगा सर जी? आप बोलोगे सर हमने गाड़ी को एसिलरेट कर दिया, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया। पहले मान के चलो कोई गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही थी, 20 किलोमीटर पर आवर से, और मैंने उसको एसिलरेट करके 60 किलोमीटर पर आवर पर कर दिया, तो आप बोलोगे सर जी वेलोसिटी आपने चेंज कर दी, ठीक है। और वेलोसिटी जब चेंज कर दी तो इसी को क्या कहते हैं? एसिलरेशन कहते हैं। यानी आप बोलोगे सर जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। सिंपल सी बात है कि जब मैंने एसिलरेट किया, रेस दिया गाड़ी को, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। या कोई गाड़ी सर जी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, मैंने उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने से उसकी स्पीड घट के 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यहां भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कि जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो स्पीड घट गई। तो एसिलरेशन भी दो टाइप का हो गया, एक समय स्पीड इंक्रीज हो रही है तो दूसरे टाइम पर स्पीड डिक्रीज हो रही है। जब स्पीड इंक्रीज होती है तो वो एसिलरेशन ही होता है, लेकिन जब स्पीड डिक्रीज होती है तो यही रिटार्डेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? रिटार्डेशन बन जाता है, या इसको नेगेटिव एसिलरेशन भी कहते हैं। तो एसिलरेशन को डिनोट करते हैं, तो आप बोलोगे सर इट इज डिनोटेड बाय, है ना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तगड़ा करके समझा रहा हूं, बेहतरीन करके समझा रहा हूं। तो ए को लिखते हैं सर जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, जहां पर v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी होता है और u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर दी, कितने टाइम में कर दी सर ये? आप बोलोगे 1 घंटे में कर दी। तो एसिलरेशन कितना हो गया? फाइनल थी 60, इनिशियल थी 20, टाइम लगा 1 घंटे का। तो सर जी आप बोलोगे एसिलरेशन हो गया 40, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। तो यानी ये आपका निकल कर आ गया। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है सर जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड -2। रिटार्डेशन में यहां आ जाओ, आप बोलोगे सर जी रिटार्डेशन में 30 की स्पीड से 60 की स्पीड से 30 हो गए, तो फाइनल 30 थी, इनिशियल 60 थी, कितने टाइम में हो गया? यहाँ 2 घंटे में हो गया। तो आप बोलोगे सर जी माइनस का 30/2, तो माइनस का 15 हो गया जी, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकंड पर आवर का स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन कितने टाइप का हुआ सर जी? 2 टाइप का हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव एसिलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव एसिलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है। ठीक है भाई, तो एसिलरेशन से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों का। चलो अब इसके ग्राफ भी समझ लेते हैं। सर ये ग्राफ किसको बता रहा है? तो ये बता रहा सर जी यूनिफॉर्म एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अब एसिलरेशन क्या है? एसिलरेशन एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं, ठीक है, इसका पहले ग्राफ समझ लो फिर मैं आपको बात पूछूंगा। तो ये यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, फिर आपका सर जी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ध्यान रखने वाली बात है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है। रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे होगा? तो रिटार्डेशन ऐसे हो सकता है,
ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। क्या आपने ब्रेक अप्लाई किए, ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा था लेकिन काफी टाइम बाद ये किस पर आ गया, जीरो आ गया, तो आपने रिटार्ड कर दिया उसको, यानी उसकी स्पीड आपने डिक्रीज कर दी, जीरो पर ले आई। ये रिटार्डेशन का ग्राफ है ना, ये पॉजिटिव एसिलरेशन का ग्राफ है, पॉजिटिव, ठीक है, एसिलरेशन। और ये किसका ग्राफ है सर जी, नेगेटिव एसिलरेशन का, यानी कि ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, ठीक है, रिटार्डेशन का ग्राफ है। अब हमें यह समझना है सर कि ये बात तो ठीक है, एक बात मुझे बताओ कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, तो अब ये बताओ उसमें एसिलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये है कॉन्सेप्ट। तो केवल रटना नहीं है चीजों को, कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब आप बोलोगे सर जी हमें तो समझ में नहीं आया, तो बेटा देखो यहां देखो उसकी वेलोसिटी इधर को भागने की कोशिश कर रहा है। आप कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा लो या कोई भी एक पेन लो, उसको धागे से बांधो और उसको ऐसे घुमाओ और उसे छोड़ दो, तो वो सीधा भागने की कोशिश करता है, वो कभी भी गोल गोल नहीं घूमेगा, वो सीधा भागेगा, छोड़कर देख लेना। फिर जैसे वो यहां पर आओगे तो सर वेलोसिटी ये होगी, यहां पर गए तो वेलोसिटी ये हो गई, यहां पर आई तो वेलोसिटी ये हो गई। तो कह रहे हो बेशक वो यूनिफॉर्म एसिलरेशन कर रहा है, बेशक वो यूनिफॉर्म एसिलरेशन कर रहा है, बट उसका डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट एसिलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है। पहली बात कंडीशन याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट बेशक यूनिफॉर्म एसिलरेशन में हो, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म में होता है, बिकॉज ऑफ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तब भी वो किसमें है, एसिलरेट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज आपको समझानी है मुझे, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही कि सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तो सर जी यहां पर आप मुझे बताओ एसिलरेशन कितना होगा, एसिलरेशन कितना होगा। तो एक बात ध्यान से सुनो, जब भी यूनिफॉर्म एसिलरेशन की बात आ जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एसिलरेशन जीरो होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा सर जी क्यों, क्यों होता है, क्योंकि बेटा डेफिनेशन में क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब क्या होता है सर जी, एक घंटे में आप बोलोगे सर जी 30 की स्पीड चल रहा है, फिर अगले घंटे में भी 30 की स्पीड चल रहा है, फिर उससे अगले घंटे में भी आप बोलोगे 30 की स्पीड चल रहा है, तो सर जी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो गई, ये भी 30 वो भी 30, तो कितना हो गया भैया, जीरो। तो आप बोलोगे सर जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी तो मुझे एसिलरेशन कितना लेना है, जीरो। भाई दिमाग में डाल लेना इस चीज को कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी तो एसिलरेशन अपने आप में क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सर जी इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएंगी और उस कंडीशन में एसिलरेशन जीरो हो जाएगा। बोलो एक बार समझा के कि सर समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो फटाफट से लाइक ठोक दो, मजा आ गया कि सर क्या चीज पढ़ा दी आज तो, है ना, तगड़ी एकदम। समझ में आ गई बेटा, चलो इस बात पे लाइक तो बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना जब आपको लगे कि हाँ सर बेहतरीन करके समझाया आपने, ठीक है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद में हम चलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। किसकी तरफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन होती हैं, उनको बेहतरीन तरीके से आपको ड्राइव भी करवाएंगे, प्रूव भी करवाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। चलो तो डियर फ्रेंड्स आज हम शुरुआत करेंगे किसको लेकर भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन को लेकर। एक्चुअली अभी तक हम जितनी भी चीजें कंप्लीट कर चुके थे उनमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से स्पीड, एसिलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर की। और इनसे रिलेटेड जैसे न्यूमेरिकल बन सकते थे वो भी हम लोगों ने ट्राई किए कि सर इस तरह के न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मींस 9th क्लास में, ठीक है, बचपन वो वाला नहीं पिद्दू पिद्दू वाला, है ना, उसमें तो हम रैंटी साफ करते थे। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, आप बोलो सर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना। मोशन की कितनी इक्वेशन होती है, आप बोलोगे सर 3 इक्वेशन होती है मोशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो आप बोलोगे सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी होती है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी होती है। फिर दूसरी इक्वेशन होती है सर जी s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एंड जो थर्ड होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as।
अब हमें क्या समझना है, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है ना। अब ये बोल लो कि सर बहुत टफ से टफ न्यूमेरिकल और इजी से इजी न्यूमेरिकल आप यहां से बना सकते हो, ठीक है, कराऊंगा मैं आपको। देखो इस पूरे चैप्टर में ये जो मैं आप ये वन शॉट डाल रहा हूं, ठीक है, इसकी जो ये वन शॉट बनेगी आपको, इसमें मैं आपको इसका पूरा जो आपका ये मान लो कि बेस जो है वो मैंने क्लियर करा दिया। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी वन शॉट अगली आ जाएगी जल्दी से आपके पास में। उसमें ढेर सारे मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहूंगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लो कि सर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक से एक बेहतरीन चीजें। सबसे पहली बात आती है सर इनको प्रूफ करना सीखते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका प्रूफ भी आता है। अब प्रूफ जो है इनको हम दो टाइप से करते हैं बेटा। पहला होता है ग्राफ मेथड, है ना, ग्राफ मेथड से हम इसको प्रूफ करते हैं। और दूसरा होता है डिफरेंशियल मेथड, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशियल मेथड होता है। दोनों मेथड से आपको प्रूफ करना बताऊंगा मैं और आपके दिमाग में छाप दूंगा, ये बात मेरी गारंटी की है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, समझो इस चीज को। देखो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, है ना, फर्स्ट इक्वेशन, तो अपनी यहां पर लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और अब जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं उसको अपने दिमाग में छाप लेना। देखो जब हम चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर, हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस जो है वो किसको डिनोट करती है, टाइम को। और जो वाई एक्सिस है वो किसको डिनोट करेगी, एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर, सॉरी वेलोसिटी की बात करता तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बनता। और अगर मैं स्पीड की बात करता तो आप बोलोगे सर तब यहां पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनता। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा, ठीक है जी। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां तक जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रहा है वो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रहा है। और कहां सर, यहां तक टाइम लिया उसने पहुंचने में, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, टी। यहां से यहां तक जो भी वो टाइम ले रहा है, कितना टाइम है, टी। अब जब वो चलना शुरू किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो ये जो ग्राफ है ये यहां से यहां तक का ओ ए बी सी और डी, ये जो ओडी है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और ये जो टोटल है आपका भाई, ये बोलोगे सर ये तो v है, वेलोसिटी है ना, टोटल वेलोसिटी है। तो आप मुझे बताओ सर जो ओडी है क्या ये u है, और जो AC है, A से C है, क्या वो V है, क्या है बेटा, V। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा, कभी इसको B समझने लगो। और जो हमारे पास में O से B है, O से B है, क्या ये आपका टाइम है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमें बात आती है कि भाई जब मुझे फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करनी है तो मुझे जाना एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन अगर फाइंड करना होता है किसी भी ग्राफ का तो क्या निकालना पड़ता है, आप सबको याद होना चाहिए सर जी, स्लोप ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का हमें स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्लोप। और स्लोप कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर जी स्लोप का मींस होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है सर जी, ए बी। बेस क्या है, आप बोलोगे ओ बी। तो ए बी क्या है सर, ए बी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ए बी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ए बी को कैसे निकालूं, आप बोलोगे सर ए बी को मैं ऐसे निकाल सकता हूं, ए सी में से बी सी माइनस कर दो। AC में से BC माइनस कर दोगे तो AB आ जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ जी सर। और OB क्या है, OB क्या है, आप बोलोगे सर ये तो T है। अब A से C की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे सर A से C की वैल्यू थी V माइनस B से C, B से C और O से D दोनों बराबर हैं, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये भी होगी। तो आप बोलोगे सर ये U है अपॉन T है। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, U इधर आ जाएगा तो आप बोलोगे सर जी U प्लस AT इक्वल्स टू V। क्या यही इक्वेशन है फर्स्ट, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या यही है सारे बच्चे। तो भाई आपको इतना समझ में आ गया कि भाई मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, और किसी भी ग्राफ का जो एक्सीलरेशन होता है वो स्लोप होता है, और स्लोप होता है tan थीटा, ऐसे मान लो, है ना, मैथमेटिकल है थोड़ा सा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, AB,
बेस क्या था ओबी, तो भाई ए बी तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास में, तो हम क्या ए बी को फाइंड कैसे करें? आप बोलोगे सर ए सी में से बी सी घटा दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? ए बी निकल के आ जाएगा, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ए सी में से ये घटा दूं तो ए बी तो बचा, तो बस इतना ही मैंने लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर आ गया चुटकियों में। जल्दी बोलो, अगर मजा आया हो तो एक बार कमेंट कर देना, हाँ सर एकदम तगड़ी चीज समझा दी, बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस डायग्राम को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे बना हुआ है। हम दोबारा से इसको प्रैक्टिस करेंगे अभी। अभी जब मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन प्रूव कराऊंगा तो ये दोबारा से बनाते हैं ग्राफ, ताकि आपके जो आपका दिमाग है ना वो भी इसको पकड़ ले कि हाँ भी कैसे बनता है। ठीक है, चलो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। तो लेट, मैंने कहा था कि भाई हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को बताता है, ठीक है, जो वाई एक्सिस है वो आपकी वेलोसिटी को बताता है, और अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर चल रहे हैं तो ये ग्राफ हो जाएगा जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताएगा, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी। अब उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट था ओ से चला, ए तक गया, ए से कहा कितना टाइम लिया? आप बोलोगे सर टी टाइम लिया बी तक पहुंचने में। इसका शुरुआती स्पीड कितना था सर जी? आप बोलोगे ओ से डी जो था वो u था, ठीक है, और b से c भी इसी के इक्वल होगा। अब जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो s इज इक्वल्स टू आता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? तो आप बोलोगे सर s क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जी डिस्टेंस कवर्ड होता है ना, डिस्टेंस कवर्ड, या ये जो है ये पोजीशन को बताती है ना, जो सेकंड इक्वेशन है वो पोजीशन को बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। पोजीशन बोले तो यानी डिस्टेंस बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो एस कैसे फाइंड किया जाए? तो सर जी ये होता है एरिया ऑफ डायग्राम, जो भी आपने बनाया है एरिया ऑफ ग्राफ का एरिया को बताती है। तो आप मुझे बता दो जरा, ये जो ग्राफ शुरू हुआ है यहां से यहां भी है और यहां से यहां भी है, तो यहीं तक तो ये पूरा ग्राफ जा रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल आप मान लो कौन सा बोलोगे, ओ बी सी डी का एरिया ले लेंगे, प्लस एक क्या है, ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। दोनों का ट्राइंगल, यहाँ दोनों का एरिया का सम हो जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा सर जी? डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप बोलोगे सर ओडी इंटू ओबी, है ना, ओडी इंटू ओबी, प्लस में ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एस इज इक्वल्स टू हो गया भाई ओडी कितना है? आप बोलोगे सर ओडी की वैल्यू है यू, और ओबी की वैल्यू कितना है? आप बोलोगे ये है टी। बेस कितना है? बेस हो गया सर जी ओबी, और हाइट कितना है? हाइट हो गया सर जी ए बी। मैंने कहा था यहां से यहां तक टोटल वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर जी v है, तो ये वाली वैल्यू v माइनस यू निकल के आई थी। ए बी की जो वैल्यू थी, जो ए बी है वो कितना निकल के आई थी? आप बोलोगे सर v माइनस यू, और फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू किसके इक्वल होता है? आप बोलोगे ए टी के। तो s इज इक्वल्स टू ये हो गया यू टी, हाफ ओ बी कितना है t, और ए बी कितना है? आप बोलोगे सर जी ए टी। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आराम से समझना, जो s है वो पोजीशन होता है, और पोजीशन कैसे फाइंड होती है? एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ कितना है? तो आप बोलोगे सर इस ग्राफ में हम लोग रेक्टेंगल भी यूज कर रहे हैं और ट्राइंगल भी यूज कर रहे हैं, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों को ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। बात करते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन में जब हम जाते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसको कैसे प्रूफ करें? तो यहां भी लगेगा सर जी, है ना, यहां भी आपको क्या काम करना है, लगाना है, एस ही निकालना है, तो यहां भी एरिया लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम कौन कौन सा है? ओ ए बी सी डी, ध्यान से समझ लो, ओ ए बी सी डी, ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है ना, दो साइड पैरेलल है और बाकी दो साइड नॉन पैरेलल है। जब किसी भी ऐसे डायग्राम में जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है तो क्या बनता है? ट्रेपेजियम होता है। तो एस निकालोगे तो सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है, याद कर लेना, इसे लिख लेना।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? तो आप बोलोगे सर पैरेलल साइड एक तो ओडी है और एक क्या है, एसी है। और हाइट क्या भाई इसकी? आप बोलोगे सर हाइट है ओबी। तो ये हो गया सर 2s, ये इधर आके 2s हो गया। ओडी की वैल्यू क्या है? u, है ना, और एसी की वैल्यू क्या है सर? v। उसके बाद ओबी क्या है? ओबी है सर t। अब थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन जो हम लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्या इसमें कहीं भी t आता है? बोलोगे नहीं सर, तो t को हटाओ। फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स आ गया t। तो यहां पुट कर दोगे t की वैल्यू। आप बोलोगे सर ये है v प्लस यू, ये है v माइनस यू अपॉन में a। t की जो वैल्यू है वो कितनी है? v माइनस यू अपॉन a। a इधर आ जाएगा तो 2as, और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ये होगी थर्ड इक्वेशन प्रूफ, है ना भाई। सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि सर जी हमें ग्राफ मेथड से कैसे इक्वेशन प्रूव करनी है, कैसे हमें दिमाग लगाना है, या कैसे हमें चलना है कि भाई इस तरह से ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप सब बच्चों को। अब आता है डिफरेंशिएशन मेथड से इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिफरेंशिएशन मेथड से इसको चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम करने वाले हैं डिफरेंशियल मेथड। अब ये देखो क्या है ना कि अभी जो है आप जितने बच्चे 9th 10th पढ़ के आए हैं उनको डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता होगा, है ना। तो भाई सबसे पहले मैं आपका बेस तैयार करता हूं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो किसी ना किसी फंक्शन का करते हैं, है ना। फंक्शन में कुछ भी, जैसे x के रूप में, तो यहाँ x के रूप में ही फंक्शन दिया होगा, ऐसे जैसे 3x 2x 4x कुछ भी ऐसे। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे बेटा d ओवर dx से डिनोट करते हैं, ऐसे। इसका मीन्स होता है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं d ओवर dt लिख दूं तो इसका मीन्स क्या है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसे लिख दूं d ओवर dy, तो इसका मीन्स क्या है? आप बोलोगे सर जी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? मतलब किसी भी फंक्शन का कर रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आ गई कि हम डिफरेंशिएशन को d ओवर dx, d ओवर dt, d ओवर dy ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और डिफरेंशिएशन जैसे x का कर रहा हूं तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी टर्म बाहर आ जाएंगी। जैसे ये हमें दिया हुआ था 3x, तो अगर मैं d ओवर dx 3x का कर दूं तो आप बोलोगे सर 3 बाहर आ जाएगा और d ओवर dx किसका हो जाएगा? केवल x का। अब x का डिफरेंशिएशन होता है 1, याद रखना x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 3 आंसर आ गया, है ना। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, और चलते हैं सर, और थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो सर। मान के चलो सर एक्स स्क्वायर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सर पहले इसके आगे d ओवर dx लिखेंगे, क्योंकि हम x का ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा? पावर आगे आ जाती है ना, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है ये आने के बाद। ऐसा नहीं है कि पावर आ गई तो इस पे खत्म हो गई, नहीं, यही पावर आगे आएगी, फिर इसी में से एक पावर माइनस कर दो, तो आप बोलोगे सर 2x की पावर 1, और 1 को हम लिख कर दिखाते नहीं है तो 2x आंसर आ गया। अब ऐसे ही x की पावर 4 है, तो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर 4 आगे आ जाएगा और x की पावर में से एक कम हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये 4x की क्यूब हो गई, बात खत्म, है ना। इतनी समझ में आ गई? चलो, इतना समझ में आ गया तो समझ लो आपकी बेड़ा पार हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ऐसे ही एक चीज होती है ना, एक चीज होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अच्छा जी, इसे भी समझना बहुत जरूरी है अगर आप ये डिफरेंशियल मेथड से कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो बेटा, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का होता है ना। ये जो साइन है s की तरह, ये इंटीग्रेशन का होता है, और हम किसी फंक्शन का कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये dx ऐसे लिखा जाता है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो dx के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे fx इंटू dx लिखा जाएगा। अब एक चीज समझ लो कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या काम कर रहा है? वैल्यू को कम करता है, और ये वैल्यू को इंक्रीज करता है, ठीक है। इतना बात समझ लेना, ये इसका साइन होता है, ठीक है, ये इसका साइन होता है। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो पहले मैं ये समझता हूं कि सर इंटीग्रेशन होगा कैसे। तो भैया इंटीग्रेशन जैसे सर x का कर रहा हूं या 1 का कर रहा हूं, 1 का,
तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x हो जाता है। और अगर t के रेस्पेक्ट में करता तो आप बोलोगे सर t हो जाता, अगर u के रेस्पेक्ट में करता तो आप बोलोगे सर u हो जाता। इस तरह से, है ना। कभी ऐसे नहीं कि हमेशा x ही लिखना है, आपको यहाँ देखना है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। u के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो u, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t, और x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद सर अगर यहाँ ऐसे आ जाए x इंटू डी एक्स, तो भैया x इंटू डी एक्स का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वैल्यू को बढ़ाता है। तो x के पास कितनी पावर थी, 1, उसमें एक और ऐड हो जाएगा और वही चीज नीचे आ जाएगी 1 + 1, तो ये हो जाएगा x²/2। ठीक है, फिर से समझो, अगर यहाँ x का स्क्वायर है और मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर x की जो पावर थी उसमें एक ऐड हो जाएगी और वही चीज नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x³ बोलो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। अच्छा जी, ये होने के बाद में इसमें एक और चीज होती है लिमिट, है ना, लिमिट, ये भी समझ लो भाई। लिमिट कैसे होती है सर जी, जैसे यहाँ a और b, इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, और इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट। यहाँ बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, इसलिए एक एक बच्चे का ध्यान रख के समझा रहा हूं मैं। मान लो सर x इंटू डी एक्स कर रहे हो, तो इसका तो सर डिफरेंशिएशन पहले इसका कर लो, इन लिमिट से अभी कोई देखना नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, आप बोलोगे सर x²/2। जब ये इंटीग्रेशन हो जाए तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर a और b लगा दो। इसका मीन्स होता है कि जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं तो लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट रखो, जहां x है वहां अपर लिमिट, तो b²/2, फिर माइनस लगाओ, हमेशा माइनस लगेगा, ठीक है, हमेशा। फिर लोअर लिमिट रखो, तो x की जगह पर a रखो, तो a²/2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और लिमिट भी रख सकते हैं, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा b² - a²/2। ये ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं आप लोगों से, है ना, कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। नहीं आई हो तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख लेना, डेफिनेटली आ जाएगी, इतनी गारंटी है, ठीक है। अगर मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम चलते हैं डिफरेंशियल मेथड की तरफ में कि कैसे हम इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ डिफरेंशियल मेथड से, ठीक है, डिफरेंशियल मेथड से। तो आप बोलोगे सर बाय द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है सर जी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt। तो a = आ गया dv/dt, ये इधर आएगा तो a × dt = हो गया dv, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, dv = a × dt। अब dv क्या है, छोटी वैल्यू, क्या है dt, क्या है ये भी छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना, आप समझ जाना इसको। तो हम सर जी dv कर रहे हैं, यहां सर जी हम a × dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो भैया ये क्या सर जी, ये वेलोसिटी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर जी इनिशियल वेलोसिटी से कहां जाता है, फाइनल वेलोसिटी पर जाता है ना। तो u से लेकर v इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। ऐसे यहां रखोगे तो यहां कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो 0 टाइम से कहां पहुंचेगा सर जी, t टाइम पर पहुंचेगा, है ना। तो अब dv का जो है, मैंने बताया था 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता ही है, तो dv का क्या हो जाएगा, v, है ना। और कितना, u से लेकर v तक। यहां किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t का dt है, तो a बाहर आ जाएगा, a का कुछ नहीं होगा, तो a का कुछ नहीं हुआ तो अंदर क्या बचा, 0 से t, 1 × dt। तो अब dt का क्या हो जाएगा भैया, हो गया v, u से लेकर v तक, a बाहर आ गया, तो इसका भी कितना हो गया भैया, t हो गया, 1 × dt तो t हो गया, 0 से लेकर t तक, ठीक है। अब क्या करना, लिमिट रखनी है, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो v की जगह पर v, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं, तो v की जगह पर u, फिर सर जी a हो गया, फिर सर जी अपर लिमिट रखते हैं तो t की जगह पर t, फिर माइनस लगाकर t की जगह पर 0, तो ये हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन बनी v - u = at, समझते चलना, तो v = हो गया u + at। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया आसानी से। बोलो कोई दिक्कत यहां तक,
कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को, ये गारंटी है, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, है ना जी। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हमें प्रूफ करना है ना, इसको हमें प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे सर जी, है ना, s बराबर क्या होता है ना, s क्या है सर जी, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर जी ये हो जाता है, सॉरी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है सर जी, ds अपॉन dt, यानी डिस्टेंस अपॉन में या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब आप बोलोगे सर जी v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एस, इसको उल्टा करके लिख दो तो ds बराबर हो गया v इंटू डी टी। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी का ले लिया, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कहीं भी हमारे इसमें v तो होती नहीं है सर जी, u होती है, तो हम पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ का। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सर आप बोलोगे ds बराबर हो गया, ये v आता नहीं है तो v की वैल्यू क्या रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस ए टी, तो v की जगह रख दिया u प्लस ए टी और इनटू में कर दिया dt। तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ u इंटू डी टी अलग बन गया और ए टी इंटू डी टी अलग बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब आप बोलोगे सर जी इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ds कितना है सर जी, ds का इंटीग्रेशन s हो जाता है। अब u बाहर आ जाएगा, है ना, u बाहर आ जाएगा। अच्छा लिमिट तो लगाना भूल गए, यहाँ 0 से लेकर s, यहाँ 0 से लेकर t तक, यहाँ भी 0 से लेकर t तक, क्योंकि dt दोनों में dt है तो t का ही होगा, u और a बाहर आ जाएंगे। तो ds का कितना हो गया सर जी, s 0 से लेकर s तक, u बाहर आ गया तो dt का t हो जाएगा 0 से लेकर t तक, यहां सर जी a बाहर आ जाएगा, t इंटू डी टी है, अभी समझाया था कि x इंटू डी एक्स आता है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, पावर जुड़ जाती है, तो ये भी हो जाएगा सर टी स्क्वायर अपॉन 2, कहां से लेकर 0 से लेकर t तक। तो आप बोलोगे सर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां भी सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और प्लस में a हो गया सर जी टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया सर s बराबर हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये तो 0 हो गया तो भाई 0 ही है, तो s की वैल्यू आ गई यू टी प्लस हम हाफ को आगे लिख सकते हैं और ए टी स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये सेकंड इक्वेशन प्रूफ होकर आ गई आपकी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मजा आ जाएगा भाई, आराम से पढ़ा रहा हूं इसलिए एकदम तगड़े तरीके से कि एक एक चीज आपके समझ में आए, एक एक बात आपको समझ में आए कि कैसे हमने प्रूव करी है, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन की आज हम शुरू, सॉरी, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन को शुरू करते हैं, और इसमें थोड़ी सी ट्रिक काम आती है, वो ट्रिक आप अपने इसमें नोट करके लिख लेना कि हमें करना क्या होता है, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन जो है हम इसको लिख लेते हैं, क्या होती है, आप बोलोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है सर, ये थर्ड इक्वेशन होती है और इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जाएंगे कहां पर सर, आप बोलोगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, है ना जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर dv अपॉन dt होता है ना, क्या होता है dv अपॉन dt। अच्छा जी, अब यहां देखो ट्रिक क्या लगेगी, अब यहां आपको ये समझना है, ठीक है, यहां आपको ये समझना है कि जो हमारे पास a होता है वो dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इट मीन्स मैंने ये काम किया कि मैंने dv अपॉन dt को ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो dv बटे ds ये एक साथ हो गया और ds के बटे में dt लिख दिया, ये एक साथ हो गया। तो ऐसे आपको समझना है कि मैंने बस इतना किया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन बनानी है इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, तो इसमें कोई लोड नहीं लेना। अब बोलोगे सर ऐसा करने से होगा क्या, ये dv अपॉन ds तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है ds अपॉन dt क्या ये वेलोसिटी हो जाएगा, एक बार जल्दी से खोल के बताओ, क्या ये ds अपॉन dt यानी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या ये वेलोसिटी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर वेलोसिटी तो हो गया, तो इसको ऐसे कर लो a इंटू ds और v इंटू dv, है ना, इतना हो गया ये। नाउ हम क्या कर देंगे, आप बोलोगे नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, नाउ इंटीग्रेटिंग
ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ठोक देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ठोक देंगे। अब कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया a इंटू डी एस और ये हो गया v इंटू डी वी, ठीक है, जीरो से लेकर s तक, u से लेकर v तक, ठीक है बेटा, u से लेकर v तक। तो कितना हो जाएगा, a बाहर हो गया सर जी, इतनी बात तो मैंने बताई थी आपको, ds है जीरो से लेकर s तक, और ये कितना हो गया सर, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, है ना, dv के साथ ही कर रहे हो, v अंदर है, जैसे मैंने सिखाया था कि x का dx के साथ करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, वैसे ही v का dv के रेस्पेक्ट में करोगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा u से लेकर v तक। तो ds का हो गया सर जी s, जीरो से लेकर s तक, और ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 u से लेकर v तक, ठीक है, कहां से लेकर, u से लेकर v तक। तो वैल्यू पुट करोगे, आप बोलोगे s माइनस जीरो, और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2as इज इक्वल्स टू हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी 2 तो इधर आ गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लो जी, ये भी आपका सॉल्व हो गया फटाफट से, कौन सा, थर्ड इक्वेशन। समझ गए इतनी बात, अच्छा जी। अब बात यही समाप्त नहीं होती, इसको समझना है। देखो, अब ग्रेविटी के अंदर इन इक्वेशन को समझना है ग्रेविटी में। अब ग्रेविटी के अंदर कैसे सर, है ना, ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब अगर हम अंडर ग्रेविटी की बात करें तो अंडर ग्रेविटी में भी दो कंडीशन होंगी, लेकिन पहले समझ लो आप, जब अंडर ग्रेविटी बात करेंगे तो s आपका हाइट हो जाएगा और a आपका g हो जाएगा। ग्रेविटी के अंदर बात करोगे तो एसिलरेशन आपका, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g होता है वो हो जाता है, और s आपका h हो जाता है। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, दो क्या तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, दूसरा हो जाएगा सर h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, ये होगी जी आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या है, मैं इसको रफ कर लूं पहले, ठीक है, यहीं पर लिख देंगे, फिर ये आपने कर लिया होगा आराम से। ठीक है जी। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है सर व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग अपवर्ड, यदि हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं ऐसे, है ना, तो आप बोलोगे सर वो किसके अगेंस्ट जाता है, वो अर्थ के अगेंस्ट जाता है। तो अर्थ के अगेंस्ट जब जाता है तो जो आप ए ले रहे थे वो जी ना लेकर माइनस जी लेंगे, क्या लेंगे, जी ना लेकर माइनस जी लेंगे। अगर कोई ऊपर की ओर फेंक रहे हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो इस केस में जो पहली इक्वेशन है वो हो जाएगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन है s की जगह पर यहां लिखना h, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड केस हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2gh। क्यों, क्योंकि इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो g हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और थर्ड केस है फ्री फॉल का। फ्री फॉल का मीन्स होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दूं, है ना, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बस ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप कर दिया तो इस केस में u हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इस केस में u क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि हम उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे, वो अपने आप गिर रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में अपने आप गिर रहा है, हम उसे कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, तो उस केस में u जीरो हो जाता है। जब फ्री फॉल होता है तो आप बोलोगे v इज इक्वल्स टू जी टी हो जाएगा, सेकेंड केस में h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि u जीरो हो गया, और थर्ड केस में जहां जहां u है उसको जीरो बनाओ तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा। ठीक है, ये केस समझ में आ गया, अच्छा जी। और कौन सा केस है,
ये तो हो गया इनसे लेकर, ठीक है, ग्रेविटी को लेकर। अब केस नंबर फर्स्ट और समझो, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कि एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग, एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, तो रेस्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो इक्वेशन में u जीरो रखना है हमेशा, ठीक है, दिमाग में रखना है इस चीज को। आगे जब मैं इसके न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाऊंगा उसमें एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको, बट आगे याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है इनमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और रेस्ट से ट्रेवल कर रहा है तो u जीरो होता है। केस नंबर सेकंड में याद रखोगे, ठीक है सर, केस नंबर सेकंड में क्या याद रखोगे बेटा, हमने कहा हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, है ना, ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई होने के बाद, ठीक है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद कोई ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कम्स इनटू रेस्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है तो u जीरो नहीं होता, v जीरो हो जाता है। कौन जीरो हो जाता है, v। कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था और चलते चलते हमने उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भैया क्या हो जाएगा, v जीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है तो u जीरो लेना है, ठीक है। ये सारे केस आपके दिमाग में आने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। इनके ग्राफ कैसे थे वो वही है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ था, वो सारी चीजें यहीं पर आपको समझनी है, वो ग्राफ यहीं पर आपके काम आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों केस अलग से समझते हुए चलना है। चलिए अब आता है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर रिलेटिव वेलोसिटी को आराम से समझाते हैं क्या है। और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, यही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इसको एकदम तगड़े से तैयार कर लो, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं आराम से, ठीक है। तो आपने जो डेफिनेशन दिख रही है इसको आपको भैया स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में इसको ध्यान से समझना है, इसको समझाऊंगा मैं क्या लिखा है, लेकिन पहले मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, ठीक है। समझेंगे, इसको भी समझेंगे डेफिनेशन को, लेकिन पहले एक्सप्लेन मुझे करने दो। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मींस क्या होता है, अब यहीं पर नाम में लिखा है रिलेट, तो रिलेट करना है हमें अपनी वेलोसिटी को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, यही तो होगा मतलब। भाई रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि ये मेरा संबंधी है तो इसकी वेलोसिटी, अब रिलेटिव के साथ लग गया वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में क्या है या उसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में क्या है। तो यानी यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है, इट एक्सप्लेन दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। अब बोलोगे सर मैं भी यहां बाइक पर जा रहा हूं और ये भी यहां बाइक पर जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। अब ये मुझे पीछे से क्रॉस करते हुए आ रहा था, पीछे से क्रॉस किया, पीछे से क्रॉस किया, फिर ऐसे। अब मेरी जो स्पीड थी वो 60 थी और इसकी जो स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर थी। तो इसने कुछ टाइम में मुझे क्या कर लिया, क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। तो ओवरटेक कर दिया मतलब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब आप इसको अपनी बाइक की स्पीड से कंपेयर करोगे, अपनी बाइक की स्पीड से इसे कंपेयर करो तो कितना स्पीड ज्यादा है, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर पर आवर ही तो ज्यादा है मेरे से। तो बस यही कंपेयर जो होती है इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा रुका हुआ होता, भाई मैं भी चल रहा था ये भी चल रहा है, तो मेरी बाइक से इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, बस इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हैं कि भैया इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है भैया, बस मेरे से ज्यादा इतनी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो मैं इधर जा रहा हूं और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, ऐसे भागता हुआ आ रहा है, मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर आवर है, तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ी तेजी से मुझे क्रॉस करके गया है, फट देसी, है ना, एकदम मुझे बहुत तेजी से क्रॉस करके गया है। तो भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये इधर जा रहा था ये इधर जा रहा था, तो इसको ऐसा लगेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी में डायरेक्शन लेते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर जी ये 60 है ये 80 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर कितना लगेगा, ये लगेगा भैया 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला मेरे थोड़े से। आगे बात समझ में, इस वाले को भी सेम ऐसा ही लगेगा कि ये 140 की स्पीड से निकला है। तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि ये बताता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है, ठीक है।
अब अगर इसकी कुछ कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। पहला कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम ओवरटेक भी कहते हैं, ओवरटेक, ठीक है, कहीं ओवरटेक लिखा हुआ आ जाए ऐसे, तो भैया वेलोसिटी बड़ी से छोटी वाली को माइनस करके निकलती है, रिलेटिव वेलोसिटी। फिर अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है, इसको कहते हैं क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रॉस। और अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर टोटल वेलोसिटी ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इतनी ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, बस बात खत्म। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। लिखा है टू ट्रेन्स, ठीक है, टू ट्रेन्स ईच, ठीक है, ईच लेंथ इज, ठीक है, ईच लेंथ इज 250 मीटर। हमारे पास में क्या है बेटा, दो ट्रेन है और दोनों की लेंथ कितनी है? 250 है, हर एक की लेंथ, पहली की भी 250 है और दूसरी की भी 250 है, ठीक है। दे आर मूविंग, दे आर मूविंग, ठीक है, विद द स्पीड, विद द स्पीड या विद द वेलोसिटी, ऐसे लिख लो, विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड लिख दो, मीटर पर सेकंड में लिख दो, मीटर पर सेकंड में, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे लिखा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो आपसे पूछेगा कि इन विच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो आप बोलो सर अगर हमें टाइम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है सर जी? टोटल डिस्टेंस। तो 250 पहले की थी, 250 बाद वाली की थी, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो सर स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 50 माइनस 30 कितना हो गया? 20। आप बोलोगे सर जी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो 250 और 250 कितना हो गया? 500। आप बोलोगे सर जी 20, हमने कट कर दिया, कितनी आ गई? 25 सेकंड। यानी ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 25 सेकंड में क्रॉस कर देंगी। इस तरह से आपको आंसर सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो बोलो कैसा लगा ये? ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके दिमाग में बैठी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आप बोलोगे सर जी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, जिसे ओवरटेक भी कहते हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उन्हें क्रॉस कहते हैं, तो वहां स्पीड ऐड हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों कैसी रही ये क्लास, आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसमें कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, सारी बातें हमने आपको डिटेल से समझाई है। अगर मजा आया हो, समझ में आई हो चीजें, तो एक बार फटाफट से यार जरूर से आप सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, बेहतरीन तरीके से। मिलेंगे अगली वीडियो में।